बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बैक वक्त इंतखाबात के हवाले से केस की आज समाअत हुई। समाअत के दौरान हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त भारत में मौजूद है, जहाँ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। वालेकुम सलाम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में इस बार कोई नतीजा निकल पाएगा? मेरा तो ख्याल है कि मुज़ाकरात शायद ना हो, क्योंकि आज बड़ा यानी अदालत जो है वो बहुत सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए और उन्होंने एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आज हुकूमत को जो है हदायत दी है। हुकूमत को भी और PTI भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये बात हमारे तमाम अकाबरीन को समझ लेनी चाहिए कि मुल्क जो है उसमें हर अदारे का अपना किरदार है, अपना रोल है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के तहत वहाँ पर आइन बनेगा, कानून साजी होगी, सब कुछ होगा, इंटरप्रिटेशन यहाँ होगी। अगर वहाँ पे कोई तरमीम आएगी तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर बिल है तो वो एक्ट चैलेंज हो जाएगा। मतलब एक कानून है हमारा। तो आज ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं समझता हूँ जिसमें हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब भी गए और फारूक नाइक साहब भी पेश हुए और अदालत के सामने साद रफीक साहब भी थे, अली जफ़र साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, ये बाकी तमाम शख्सियत। और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर बात भी 2-3 दफ़ा की कि भाई आप जो हैं वो तो ये बात करते रहे हैं कि जी ये इसमें फंसे रहे हैं आप कि ये 3-2 का है या ये जो है ये 6-3 का है या क्या। ये जो बहस व मुबाहिसा चलता रहा और ये तमाम जो गुफ्तगू होती रही पिछले दिनों, इसको अदालत ने काफ़ी इस पर दरगुजर किया। जहाँ से मैं समझता हूँ कि इस पर रिस्ट्रेन किया। और ये हमने देखें बड़े यहाँ पे यानी बहुत मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अब तक बहुत सारी चीफ जस्टिस देखे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो गुफ्तगू हमारे यहाँ हुई है आला अदालतों के बारे में और जज साहबान के बारे में, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब होते, और ये मेरे ख्याल से लोग इस बात को अक्सर ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं या जिस तरह उनकी अदालत चलती थी, या साकिब निसार होते या शायद कोई भी और अदालत होती और उसमें इस तरह का लबो लहजा इख्तियार होता, तो मेरा ख्याल तौहीन अदालत नहीं बल्कि आर्टिकल 6 लग जाता। क्योंकि ये तो सबने मान लिया ना कि आइन टूट गया। अगर आइन टूटा है तो आइन टूटने पे तौहीन से ज़्यादा आर्टिकल 6 वो कहीं तक ले जाते इस मामले को। अदालत ने रिस्ट्रेन किया है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा हुआ है कि इस बात का इदराक हुआ है कि अदालतों के हमने देखें रिव्यू पिटीशन होनी थी, वो भी नहीं हुई, लेकिन अदालत के सामने बात की। वहाँ पर साद रफीक साहब ने जो गुफ्तगू की वो उनकी गुफ्तगू, उससे कोई शख्स इख्तिलाफ नहीं कर सकता। फैसले कैसे हुए, माजी में सियासी महरकात थे, ज़्यादतियाँ हुई, और वो सिर्फ जो है वो हमारे अकाबरीन या हमारी जो रूलिंग एलीट या उनके साथ नहीं, अब आम आवाम के साथ भी। वो जो बात होती है कि जी वो जो पार्लियामेंट में हुई कि जी वो सजाए मौत हो गई, सुनाई नहीं गई, हो गई, और उसके बाद बरी किया जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है इस मुल्क में, हुआ है और शायद होता रहेगा जब तक यहाँ से इस्लाहात नहीं होती अदालती निज़ाम में। लेकिन बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं तो हमने आइन को और कानून को रोकना है। तो हुकूमत जो है वो आज उसने मुनासिब बात की। अदालत 14 मई के फैसले पर कायम है।
अब इससे कतई नज़र कि ये इलेक्शन 14 मई को होता है या नहीं होता, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वो जो फैसला था, जो कि 4 अप्रैल का फैसला था, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, इस पे अदालत जाएगी। अब यहां पर जो है वो इशू ये आया है कि जब अदालत के सामने ये बात की गई, 3-4 बड़े अहम रिमार्क्स आए आज। एक बात की गई कि जी ये सियासी मसला है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए और मतलब इसको सियासी मामलात को सियासतदान तय करें। तो अदालत की तरफ से बात की गई कि ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला आईनी है। ये बात, इसको मैं इस तरह से समझता हूं कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैं किसी को कत्ल कर दूं सड़क पे और मैं कहूं कि जी ये तो मेरा और उसका मामला है ना, तो पुलिस क्यों आ रही है बीच में? तो ये कानून का मसला हो गया ना। मैं कहूं यार ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरे जानने वाला था, ये तो मुझे भाई, हमारे घर का मसला, मैं कत्ल कर दिया उसको, दोस्त था, मेरा भाई था, कोई फलान था, या मुझे मार देगा, तो नहीं, कानून आ जाएगा ना। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला आपका सबका भी नहीं है, और हमने तो काबिल नहीं था कि आप डायलॉग करें, आपने खुद कहा था किया, ये सारा कर लेते तो अच्छा है। लेकिन जो है वो ये मसला आईनी है कि 90 दिन। अब या तो 90 दिन को ये बढ़ाएं, कम करें, क्या करें, वो वहां पर अभी हम फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो 90 दिन से ऊपर हो गया मामला और हो चुका है ऑलरेडी। अब उसमें पीटीआई का कहना यह है कि हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए, वन टाइम तरमीम कर दें, वन टाइम तरमीम करके हम फिर असेंबलियां तोड़। तो अभी मामला हल इस हद तक तो हो गया है कि हुकूमत की तरफ से ये बात हुई, और बात हुकूमत की तरफ से भी यही हुई कि जी हम इसको पहले करने को तैयार हैं। अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जब पूछा अदालत, चीफ जस्टिस साहब ने कि आप मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये फारूक नाइक साहब ने कहा कि अब जाहिर है फारूक नाइक साहब पीडीएम की तरफ से पेश हुए ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से पीडीएम की नुमाइंदगी फारूक नाइक साहब कर रहे हैं, तो इसका मतलब पीडीएम ने वो बेंच तस्लीम कर लिया। तो अदालत ने भी यही बात की कि आपने वक्त ज़ाया किया 3-2 की बहस में, और फिर उसमें ये कि दायरा कार पे बहस होती रही, ये भी एक अदालत ने बात की उसमें। तो मतलब है कि ये अच्छा है इसमें, और भी 1-2 दिन रह गए, यानी आज का ऑर्डर शायद आएगा, फिर उसके बाद समाज जो इसकी अगली होगी तो उसमें जाहिर है कि ये फैसला जो भी है वो अदालत करेगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि तुम्हें बैठे क्यों, टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, जबकि कोई ये तो मतलब हाँ ये तो कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अब जो है वो ये देखना है कि ये हमारे जो अकाबरीन हैं ये किस तारीख पे तैयार होते हैं और किस तरह से। और एक बात और भी डिस्कस हुई वहाँ पे, वो एक बात और भी डिस्कस हुई, और वो ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात ही करवाना ज़रूरी नहीं, बल्कि साफ और शफाफ करवाना भी ज़रूरी है। ये भी बात हुकूमत की तरफ से की गई और मुनासिब बात है। लेकिन मसला ये कि पूरा मुल्क चूंकि हिजान का शिकार है इसमें कि ये सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, अगस्त में नहीं हो तो उसको जुलाई कर लें, जुलाई नहीं तो सितंबर कर लें, अक्टूबर। मैं इस लॉजिक को, मुझे समझ से बाहर है मेरी कि ये अगर चीफ जस्टिस चेंज हो जाते हैं या जो है वो सदर नहीं होते अपनी जगह पे, तो उसका ये बैलेट बॉक्स में क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क। देखें आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपका सिक्योरिटी, आपके अच्छा, फिर उसके बाद एक और किस्सा, ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये इंतखाबात के लिए कितने पैसे मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, जो कुल रकम थी वो मेरे ख्याल से 21 अरब। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये जो बात की है कि 20 अरब आटे में खाए गए, तो इसमें इलेक्शन ही करवा देते, इंतखाबात करा देते। देखिए ना, ये कितना बड़ा रौला है। अच्छा, उन्होंने भी एग्जैक्ट वही फिक्र बता, बल्कि एक उनका स्टेटमेंट शायद ये कि 20 अरब से भी ज्यादा, 20 अरब से ज्यादा अगर आटे में खाए गए हैं तो इसमें इलेक्शन हो जाता जी। तो अभी तक हम आगे निकल चुके होते कहीं। तो ये तो अजीब सी बात है कि एक पैसा भी, एक करप्शन भी हो रही है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो, तो मतलब ये इसमें जो सबसे मुनासिब, देखें दोनों तरफ की आप बात सुनेंगे ना तो आपको वजन उसमें नजर आएगा। उनका ये कह, और ये माजी में ऐसा हुआ है कि अदालती फैसले जो हैं
हम नैब के ऊपर मुझे हमें तो कभी नैब की वाह हमने तो आज तक नहीं की, सुभान अल्लाह वाह वाह। मतलब हम तो हमारा तो नैब जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता रहे, आइंदा नहीं होता तो ना होता रहे। और ये भी अदालत की तरफ से कुछ रिमार्क्स है कि ये भी कहा गया कि माजी में जो है वो रास्ते निकाले गए दरमियान में से, ये कुछ किया गया, यानी अदालत गालिबन ये मैसेज दे रही थी कि अब नहीं निकाला जाएगा कोई दरमियानी रास्ता, यानी अब कोई नजरिया जरूरत नहीं होगा। ये भी कहा गया पार्लियामेंट में बार बार के। तो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब वो बिल्कुल इस बात पे फोकस है कि इसको एक कोई तारीख तय करें, और उसमें जाहिर है कि 14 मई तो नहीं है, लेकिन 14 मई के फैसले की, चूंकि अप्रैल वाले फैसले के बाद जो कुछ हुआ है, मैं हमेशा यही कहता, बात मैंने कही भी, इनके कुछ लोग 2-4 लोगों ने समझी भी, पर उसके बाद उन्होंने तकारीर नहीं की। मैंने कहा जी बात यह है कि ये बरीड अलाइव तकारीर जो आपकी है ना, इसमें अभी आप ना दें रिकॉर्ड, अभी आप कहेंगे जी स्पीकर असेंबली, वैसे तो 1 मिनट में वो ऑर्डर करेंगे तो उनके पास पहुंच जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन बात यह है कि वो ये रह जाती हैं ऑन रिकॉर्ड, जो गुफ्तगू हुई है ये रह जाती है, ठीक है। और आपने बेनज़ीर भुट्टो, मैं फिर वही जिक्र आ जाता है बार बार, बेनज़ीर भुट्टो साहबा कभी कभी वो अदालतों के बारे में उनके इस कदर मोहतात उनकी गुफ्तगू रही हमेशा। जिन लोगों ने भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ वक्त गुजारा है या उनको देखा है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा इंतहाई मोहतात, वो सुबह से मुकदमात बने होते थे, इधर से उधर बच्चों को गोद में उठाए, उनकी पिक्चर्स तस्वीर अभी तक चलती हैं। मुकदमा सही थे गलत थे उसे कतई नजर, जरदारी साहब बिल्कुल कभी देखिए पीपल्स पार्ट, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अब और 1000 बातें, गवर्नेंस, करप्शन, केस, वो 1000, वो अलग है चीज। जो पॉलिटिकल लेगेसी होती है ना किसी जमात की, उस पॉलिटिकल लेगेसी में ये चीज आती है आपकी, क्यों वो आपका एक, आप समझ लें कि एक आपके, जब आप बयान करते हैं तो आप बताते हैं कि जी ये कौन लोग हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन सी पार्टी? वो पार्टी है जो जुल्फिकार अली भुट्टो, अच्छा वो पार्टी जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को साहब को फांसी हो गई थी। अच्छा फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब लेगेसी आप चलाते हैं ना पूरी, तो फिर आगे उसको फिर लेके चल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इतनी इस इंतहाई मुश्किल हो गया था ये 1997 में जब ये सुप्रीम कोर्ट पे पथराव हुआ है कि ये याददाश्त की इस्तेदाद निकल जाए। उस जमाने की जो वीडियोस और ये जो क्लिप्स थे सारे, ये भी बड़ी मुश्किलों से अब कहीं दस्तयाब होते हैं। बहुत जो है मियाँ साहब का भी जाहिर है, उनका भी कहना है, और हम लोग भी नहीं उसको चलाते, वो क्लिप्स जो हैं कि हमला हो रहा है और वो सारा, उससे वो जान छुड़ाई उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई अच्छा कोई तारीख का बहुत खराब दिन था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे धावा बोला लोगों ने। और उस जमाने में जाहिर है कि अखबारात थे, लेकिन अखबारात में भी खबरें थी, मीडिया नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन हर एक इशू ये है कि उससे जान छुड़ानी। अब अगर आपने ये करना है दोबारा, ये एएनपी नहीं करेगी, उस हर पार्टी की अपनी एक वो होती है ना, मतलब एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं ना, एएनपी नहीं करेगी, बलोच नहीं करेंगे, मतलब उनकी लेगेसी है ना, मतलब हमारे साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, मतलब वो जो बयानिया है उनका, वो बयानिया तो खत्म हो जाए। आप कहते हैं कि अदालतों में हम, अब मुस्लिम लीग नून जो है नवाज को दोबारा उस बयानिए की तरफ पलटना भी नहीं है दोबारा, जिससे, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जान छुड़ाई है, ये डिस्कशंस हुए हैं हमारे इन, मतलब मरकजी क़यादत के साथ डिस्कशंस हुए हैं कि वो 97 से जान छुड़ाई जाए किसी तरह, लेकिन क्योंकि एक अजीब सा मामला है ना। तो अब ये है कि अब वो जो गुफ्तगू है ना, ये कौन हो ना, वो दौर चला गया है। अब आपने अदालतों को, क्योंकि यूथ आपको देख रही है ना, यंग जनरेशन आपको, ज्यादतियां हुई हैं, ये सब कहता है, सब कहते हैं। अब जैसे 2018 के इलेक्शंस के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात, इसके ऊपर कोई दो आरा नहीं है, गड़बड़ हुई है। लोग मजमूई तौर पे तस्लीम करते हैं कि गड़बड़ कोई मामला तो उसको रिव्यू आनी चाहिए, ये होना चाहिए, लोग मानते हैं, लेकिन उसमें हिजान। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो आईएमएफ नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, दूर दूर तक आईएमएफ नहीं है। और आईएमएफ जो है उसका जो 9th स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था, पहले ही होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले कुछ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेते थे, फिर कुछ शराइत रखते थे और कहते थे वो जो प्री कंडीशन, वो शराइत आप पूरी करें, उसके बाद वो बोर्ड लेवल एग्रीमेंट होता था। अल्लाह खैर सल्ला। इस दफा वो स्टाफ लेवल से पहले ही उन्होंने
नाक रगड़वा दी है, शराइत मनवाए कान तमाम। रगड़वा दिए, सर रगड़वा दिए, वो तमाम हाथ पैर उन्होंने वो हशर कर दिया। 170 अरब का मिनी बजट डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है, और अभी वो खुश नहीं है। सर और नहीं, और उसके बाद एक और बात, जी ना ये वो है जो नवंबर में अक्टूबर में होना था, उसके बाद 10वां होना था, और फिर बजट में आना था, जी अभी नवा ही नहीं हुआ। और वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो बजट बनेगा, ये जो बजट, इनका ख्याल ये देखें, एक जहन में आई ना चीज कि हम बजट में बारूदी सुरंगें बिछा दें, करोड़ों और अरबों रुपए की स्कीमें। वो कह रहे हैं कि बजट हमें दिखा के बनाएंगे आपके, कि कहीं जरा ज्यादा इधर उधर हेर फेर पैसा करेंगी। हेर फेर, तो ठीक वो भी है। खत्म हो गया किस्सा। तो अब डॉक्टर मुझे ये देखें, इसको बैठ के मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है ना, ये नवाज शरीफ साहब को, ये अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने ब्रेक ली, उसमें तनकीद हो रही है कि वहां गए, लेकिन एक उसको होता है ना कि इससे कैसे निकलना है। एक क्राइसिस है, एक सिचुएशन है, उससे कैसे निकलना है सियासी तौर पे, ये इन्होंने फैसला करना है। ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके जानेंगे मजीद मुल्की मामलात पर भी नाज़रीन। पेशतर इसके कि मजीद, अच्छा इमरान खान साहब के लिए भी मसाइल खड़े हो रहे हैं, ठीक है डॉक्टर बहुत बहुत उनके लिए भी केसेस, और ये सारा मामला वो भी वापसी पर डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत और उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू कश्मीर से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली वो नहीं बिल्कुल वैसी रहेगी। और उस पर यानी पूरी जो SCO कॉन्फ्रेंस है वो तमाम और इश्यूज से, हालांकि चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे थे और उनकी जो मीटिंग हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। वो जो क्रेमलिन पे अटैक हुआ है उसके हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन तमाम का तमाम जो फोकस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और जयशंकर साहब, और वहाँ पे ये बहस चल रही है कि जी वो मतलब है कि हैंडशेक नहीं हुआ तो क्या। अभी इंडिया टुडे को पे वो इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो अपनी जगह। आर्टिकल 370 पे उन्होंने कहा कि हमारी स्टेटेड पोजीशन है, और उन्होंने अपनी स्पीच में जयशंकर साहब ने नाम लिए बगैर उन्होंने इशारा किया। लेकिन इसमें जो वो मतलब है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी बात हुई, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जुमला है जो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसके अंदर, या जो स्पीच है उसको मैंने देखा तो मुझे सारा मैंने पढ़ा, एक उसका जो जुमला है ना वो मैं उसको क्या कहना चाहिए डीकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जुमले से क्या मुराद है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जुमला है। जरा दिखाएंगे प्लीज। अच्छा, ये जो जुमला है इनका, ये जुमला ये है कि व्हेन ग्रेट पावर्स प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर। अच्छा, अब कौन सी ऐसी पावर है जो इस वक्त पीस मेकर का रोल प्ले कर रही है पूरी दुनिया में? चाइना। वी कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ पीस while paving the way for greater cooperation, regional integration and economic opportunities for our people। अच्छा, यहां रुकें जरा। यानी देखें, पाकिस्तान जो है वो ये कहता रहा है हमेशा, पाकिस्तान का ये नुक्ता नजर आया है कि जी ये इसको अमेरिका इसमें आ जाए, इसमें यूनाइटेड नेशंस कोई आके इस मसले को रिजॉल्व करवा दे। हम बायलेटरल करने को भी तैयार हैं, लेकिन दुनिया से कोई भी आ जाए और वो इसको कश्मीर के मसले को हल करवाए। इंडिया की पोजीशनिंग ये रही है कि जी ये इसमें, आपको याद होगा एक जमाने में ओबामा ने बात कर दी थी कश्मीर की, तो इंडिया का स्टांस ये था कि ये हमारा और पाकिस्तान, इसमें कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अब मुझसे अगर आप पूछें ना कि पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में पहली दफा कोई नया स्टेटमेंट, या मैं उसको शायद सही डिकोड नहीं कर पा रहा हूं, और अगर कर पा रहा हूं क्योंकि वर्ड्स एग्जैक्ट वो हैं जो मैंने कहे, यानी पाकिस्तान ये कह रहा है अपनी स्पीच में, फर्स्ट टाइम फॉरेन ऑफिस इंटरप्रिटेशन की तरदीद कर सकता है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब ग्रेट पावर्स प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर, चाइना, और है किसकी कॉन्फ्रेंस? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना बैठा है सामने, रशिया भी बैठा है सामने। जब बड़ी ताकतें अमन का किरदार अदा करने के लिए आ जाएं तो फिर खित्ते में बहुत सारे मौके खुल जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान ने यह कहा है कि चाइना जो है
जैसे यूक्रेन में और बाकी जगहों पे एक पीस मेकर का, और ईरान और सऊदी अरेबिया, तो कश्मीर का जो मामला है, ग्रेट पावर्स, ठीक है ना, ग्रेट पावर नहीं, पावर्स, तो ग्रेट पावर्स वहां पे उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान, तो चाइना की तरफ इशारा है ना, जो पीस मेकर का रोल भी है। एक ही मुल्क है, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, उधर उधर, तो फिर रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। ये मेरा ख्याल से एक बिल्कुल नई बात है। आर्टिकल 370 पे हमारा नुक्ता नज़र वाजे है, पाकिस्तान का जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे उसे वाजे है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो जुमला है, ये एक नया जुमला है कि ग्रेट पावर्स जब पीस मेकर का रोल प्ले करता है। अमेरिका ने कौन सा पीस मेकर का रोल प्ले किया है? अमेरिका ने तो खप डाली हुई है जब से, मतलब पिछले सदियां कह रहा हूं, दिहाइयों से। तो वो बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको, अच्छा इसको मैंने ही नहीं बल्कि मैंने नई दिल्ली भी बात की, मीडिया के एक बड़े सीनियर, तो पुराने हो गए ना ओल्ड गार्ड्स, तो ओल्ड गार्ड जो है, तो जाहिर है, तो ओल्ड गार्ड जो है वहाँ पे मीडिया के, उनसे बात हुई, वो एक बड़ी पोजीशन पे हैं इस वक्त, एक बड़े मीडिया ग्रुप में। तो उन्होंने, वो कहते हैं अच्छा ये नज़र पड़ गई? मैंने कहा बिल्कुल पड़ गई नज़र। मैंने कहा क्या कह रहे हैं यार, ये आप सही समझ रहे हैं? उन्होंने कहते हैं मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उस तरह से नहीं। अब आप, मैंने कहा ये आप भी ऐसे इंटरप्रिटेशन इसकी? कहते हैं हाँ, हम भी ऐसे कर रहे हैं, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे कि इधर उधर कहीं चाइनीज़ सुनना नहीं। मैंने कहा यार आपका क्या ख्याल है कि पीस चाइनीज़ ने नहीं सुना होगा वहाँ पर बैठ के जो पाकिस्तान ने बात की है? तो ये एक नई बात हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा मसला ये है, अब इसको कैसे इंडिया लेता है, कैसे वहाँ पे जाहिर है उनका फिर जयशंकर जी की भी थी एक, उनकी भी पाकिस्तान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे बैठ के, उसमें भी उन्होंने सारी वही बातें की। इंडिया टुडे में इंटरव्यू चल रहा है उनका, वो यहाँ पर आएंगे ना जयशंकर जी, मतलब हम तो सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या पॉलिसी, हम तो बहुत तरीके से उनको यहाँ पे स्वागत करेंगे और चाय चाय पिलाएंगे, उन्हें खाना छाना खिलाएंगे, बात हम वही करेंगे जो हमारा नुक्ता नज़र है। लेकिन ये कि इल्ज़ाम तराशी नहीं, और जो मेज़बानी के कश्मीर पे बाकी मामला पे हमारा स्टांस वही रहेगा, लेकिन मेज़बानी के जो बुनियादी आदाब हैं, ठीक है ना, उसको हम नज़रअंदाज नहीं, भरपूर अंदाज में, लेकिन नुक्ता नज़र हमारा वही होगा सर। अब इसमें इशू ये तो, अच्छा अब वो चाइना से उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंचेंगे, अफगानिस्तान से अमीर खान मुत्तकी पहुंच गए, फिर अफगानिस्तान पे बात होगी। लेकिन इसी दौरान एक और मसला है जो, देखें दो चीजें, हर मुल्क में फॉल्ट लाइंस हैं, रशिया में फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे यहाँ देखें ना, कभी बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, वो बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो बना दिए जाते हैं। हमारे यहाँ ये पंजाब के अंदर आपको बेशुमार इश्यूज हैं, खैबर इश्यूज बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, मजहबी बुनियादों पे, लिसानी इश्यूज हैं, हम संभाल के जैसे तैसे करके उसको चला रहे हैं। और वो जितने ज्यादा पहले थी वो फॉल्ट लाइंस, अब वो आपको नजर नहीं आ रही। यानी अब मैंने आपसे कहा ना कि कोई फतवा दे, इसको मेरा तो नुक्ता नजर है, कोई फतवा दे या गद्दारी वाली बात करे इसको पकड़ के, पहले तो इनको दो चीजों पे तो रियासत बैन लगाए, रियासत को इख्तियार होना चाहिए, ये नहीं चलते फिरते गद्दार, ये फितर, ये इसको मजहब से खारिज, नहीं, ये बिल्कुल खत्म, इसको तो भी तो माशरे इस तरह नहीं चलते। लेकिन वहां पर जो है इंडिया में बड़ा मुल्क है, बड़ी फॉल्ट लाइन है। ये जो मणिपुर में हो रहा है, ये मणिपुर का हंगामा बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनका जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने आज जरा निकाल के, वैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ता रहता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर व बेशतर, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे ख्याल से आर्टिकल 352 से लेके 360 तक जो है ना, वो डील करता है इमरजेंसी को। तो अब उनका जो आर्टिकल 355 है, उसको 356 से मिला के पढ़ा जाता है। आर्टिकल 355 ये है कि किसी सूबे के अंदर अगर ऐसे हालात, या किसी रियासत में, सूबा तो नहीं, रियासत में अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं, the duty of the union to protect states against external and internal disturbance, external aggression, internal disturbance, it shall be duty of the union। यानी मरकज उसको कैसे उसकी हिफाजत करेगा।
तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि फिर जो रियासत का मामला है, रियासत को संभाल लेगा मरकज। ठीक है। यानी जैसे हम पाकिस्तान में डिस्कस नहीं करते कि पंजाब में इमरजेंसी लगेगी तो मरकज में, अगर ये वैसे ही है, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स हों अगर, तो वो 355 आर्टिकल उसको इन्वोक करके और उस सूबे में जो है एक तरह से आप समझ लें कि गवर्नर राज लगा देते हैं। ठीक है। या किसी को भी, किसी और को कहते हैं कि सूबा चलाओ, और असेंबली तोड़ देते हैं। तो जो असेंबली तोड़ी जाती है वो 356 के तहत, तो 355 और 356 को मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है। यानी इस सूबे के हालात खराब हो गए हैं, यहां पे इंतशार फैल गया है, ये सूबा हाथ से निकल रहा है, यहां पर मरकज जो है उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। तो हुकूमत तोड़ दी जाती है रियासत की, और सेंटर मरकज जो है यानी एक तरह से गवर्नर राज लगता। मणिपुर में क्या हुआ है कि उन्होंने आर्टिकल 355 लगा दिए, 356 नहीं लगाया, क्योंकि 356 लगाएंगे तो हुकूमत तोड़नी पड़ेगी, और तोड़ेंगे कैसे, वो बीजेपी की हुकूमत है। यानी वहां गवर्नर राज लग गया है, और वहां पर जो है वो सूबाई हुकूमत भी है जो कि नाकाम हो चुकी है, जो कि दंगे फसाद, वहां पे आग लग रही है, अब नागालैंड में फैल रही है, मिजोरम में हालात खराब हो रहे हैं, ये सारा अरुणाचल प्रदेश सारे फैल रहे हैं, ये जो 7 स्टेट्स हैं, और यहां पर हालात खराब हो रहे हैं। और उन्होंने कमाल ये किया है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये बीजेपी की हुकूमत है। दूसरी बात जो बड़ी एक देखिए फॉल्ट लाइन है, लेकिन इसका चूंकि इंपैक्ट बाहर जा रहा है ना मुल्क से, इसकी हिद्दत बाहर क्यों जा रही है वो मैं बता देता हूं। हमने कल भी बात की, मेती कबाइल ऐसे, मणिपुर दरमियान में वादी, बाहर पहाड़, 90% आबादी वादी में जो कि मेतीज हैं, और 10% आबादी पहाड़ियों पे जो कि दूसरे कबाइल हैं, कुछ ही कबाइल या बाकी जो कबाइल हैं उसकी हमने लिस्ट भी कल दिखाई थी, तो डिस्कस कर लिया था। अच्छा, वो जो कबाइल हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं, तो उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, नौकरियों में ज्यादा हैं, सब कुछ उनके पास ज्यादा है। लेकिन जो दरमियान में है, जो ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वो मेती कबाइल है, और वो चाहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डाला जाए ताकि हमें भी वो हकूक हासिल हो। हम 90% हैं, ये 10% बैठे हैं चारों तरफ, और हम 90% को हकूक ही नहीं मिल रहा है। ये तो एक इशू हो गया ना। दूसरा इसका इशू ज्यादा खतरनाक है कि बीजेपी किसके साथ है। बीजेपी पहाड़ी कबाइल के साथ है, या वो मरकज में जो ज्यादा आबादी है उनके साथ है। वो ज्यादा आबादी के साथ है। उसकी वजह यह है कि वो ज्यादा आबादी हिंदू है, और जो पहाड़ी पे ट्राइब्स हैं वो क्रिश्चियंस हैं। ठीक। यानी इसमें मुसलमान भी हैं कुछ हद तक। यानी अगर हम उनका ये पॉपुलेशन वाली वो देखें ना, जो पाई चार्ट एक बना हुआ है, तो उस पाई चार्ट से हमें नजर आएगा, ये जो रेड है, मतलब रेड और ब्लू, ठीक है ना, तो उनका 42% जो है वो ये उनका रिलीजन, 42% जो है वो हिंदू हैं, और जो ये ऑरेंज आपको नजर आ रहा है 41% ये क्रिश्चियन है। ठीक है। अब पहाड़ी पे क्रिश्चियंस हैं, मरकज में हिंदू हैं, बीजेपी हिंदूज के साथ है, और उसके नतीजे में यहां पर सिर्फ कबायली जंग नहीं है, ये जंग अब मजहबी जंग हो गई है, और मजहबी जंग हो गई है। और चूंकि जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनको चाहिए वोट, तो उन्होंने मेतीज ने, अच्छा मेतीज को अगर आप, अच्छा वो जो ट्राइब्स हैं उनके साथ फिर नागालैंड, मिजोरम, वो मतलब वो तो इंसर्जेंसी, वो तो फुल फटा, पॉपुलेशन उनकी भी 41% तो है ना, वो भी तगड़े हैं, हथियार सारे दूसरी रियासतों से, म्यांमार से, इधर से उधर से, तो वो, तो इसके ये मसला अब हो गया है रिलीजियस मसला। और उसके नतीजे में ये जो क्रिश्चियन टुडे 11 स्लाइड है, मॉब्स किल 6 बर्न डाउन 25 चर्चेस, इसमें अब आपको रिलीजियस इसमें एंगल नजर आएगा, ठीक है। और जो ये क्रिश्चियन टुडे आज का, और स्काई न्यूज कह रहे हैं चर्चेज एंड होम्स अटैक्ड। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये सिर्फ कबायली या ये कोई कबीलों की जंग नहीं है, इसका एक मजहबी एंगल है। बीजेपी सपोर्ट कर रही है हिंदू मेतीस को, कबाइल क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस और हिंदूज का फड्डा, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन हालात इतने खराब कि वहां पर जो है वो आर्टिकल 355 और उसको कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना, नागाज, ये मिजोज, यहां पे पीपल लिबरेशन आर्मी, मणिपुर भी, पीएलए मणिपुर के नाम से बनी हुई थी यहां पे इंसर्जेंट, जो अपने आप को कहते थे कि हम चाइना के साथ एफिलिएट हैं।
लेकिन नहीं, जाहिर है तो एक ज़माने में वो बड़े एक्टिव थे, कई ग्रुप्स यहाँ पे, और हथियार इनको आ रहे हैं म्यांमार का बॉर्डर, ये पूरे फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, सुना है, लेकिन ये कि वहाँ पर जंगलात मनशियात और जंगलात और ये सारा। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी, तो ये एक मामला ख़राब हो रहा है, और ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी। ये देखें ना, जो आज की इंडिया टुडे में देख रहा था, नागालैंड जो 17 स्लाइड है, ये नागालैंड, मेघालय ओपन इमरजेंसी हेल्पलाइंस, ये सारी वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ना, तो ये सारा सारा फैल रहा है। और इसमें जो है ये मणिपुर क्राइसिस, ट्रेन्स कैंसल, बिजनेस टुडे रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेट सर्विस सस्पेंडेड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय रैंप अप रेस्क्यू ऑफर, ये फैल रही है, ये फैल रहा है मसला। और ये मसला क्यों फैल रहा है? इस मसले को फैलने के लिए आप उस नक्शे को दोबारा देख लें जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। तो मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, आसाम के बहुत लोग, बहुत इन्फ्लुएंस है मणिपुर में, नागालैंड, अरुणाचल, तो ये सारा जो है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर, जिसको चिकन नेक ये कहते पता हैं। नहीं कहाँ से निकल के आ जाती हैं जो चीज़ें डिस्कस होती है, कुछ अर्से के बाद वो फिर डिस्कस होनी शुरू हो जाती हैं, मुझे नहीं पता इसका वजह। 12 लोग ऊपर सेक्टर में, और साथ ही जो है वो जगह है जहाँ पे भूटान, और भूटान के साथ बात चल रही है चाइना की। ठीक, ये क्राइसिस खतरनाक है, ठीक है, ये क्राइसिस उस सरहद पे खतरनाक है, और हमारी तो दुआ है कि ये इंसर्जेंसी काबू पाए, लेकिन ये मतलब ये कहते हैं ना कि 47 से भी पुरानी ये इसको, ये जो है ना, ये बहुत पुरानी वहाँ पे इंसर्जेंसी है। वो इंडिपेंडेंट रियासत मांगते थे, वो आज़ादी की तहरीक पे, वो ये कंफ्यूजिंग। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये खुद पैदा कर रहे हैं, फॉल्ट लाइन्स। मैं भी उस पर आता हूँ। ये जो पहला ऑफिस खुला है एशिया में, जो बड़ी एक बात है कि ऑफिस खुला है टोक्यो में, नेटो का, टोक्यो में, ठीक है ना। सिंगल एक आदमी वो बैठेगा उसमें, लेकिन ऑफिस खुल गया उनका, एक आदमी बैठेगा टोक्यो में, नेटो का ऑफिस है। वैसे तो जॉर्जिया, मोल्दोवो, कुवैत, यहाँ पे वो लीजन ऑफिस बने हुए हैं उनके, लेकिन एशिया में पहला ऑफिस बना है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उससे हटके जो मैन मेड क्राइसिस कैसे पैदा होता है, मैंने कल भी इत्तेफाक से बात की थी, और परसों भी, के सॉफ्ट इमेज इंडिया की। अब उन्होंने जनाब एक बनाई है वहाँ पे, बड़ा खूबसूरत, उनकी एक रियासत है केरला, और केरला जो है वो, केरला के अंदर उन्होंने एक फिल्म वो उन्होंने बनाई है, और उसका नाम रखा है केरला स्टोरीज। अच्छा, मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से अक्सरियत, या वो लोग जो सऊदी अरब या यूएई या कुवैत या इन मुल्कों में रहते हैं, उनको केरला का तो हर बंदा मिला होगा केरला के लोगों से, और केरला का उसने ना भी कहा होगा तो ये जरूर कहा होगा कि मलबारी, क्योंकि मलाबार था ये, तो इसको ये होता है मलबारी की दुकान है। भाई कौन है, या मलबारी की चाय पीते हैं। मतलब जो आदमी इस वक्त सऊदी अरेबिया में बैठा है, या कुवैत में, या किसी गल्फ कंट्री में, या यूरोप में, उसने ये लफ्ज जरूर सुना होगा, क्योंकि ये मलाबार था ना केरला, तो मलबारी की चाय पीते हैं, मलबारी के यार, वहां से मलबारी का होता इनका जबर, और बहुत सारी चीजों में, लेकिन बात पहचान बन जाती है ना। तो बड़े पढ़े लिखे, हाईएस्ट एजुकेशन अगर इंडिया में है तो केरला से। अब फिल्म बनाई जाए केरला स्टोरीज, और केरला स्टोरीज जो है वो फिल्म बना के अपने ही मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि 32,000 खवातीन, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये अच्छा ये बनाई है। वो कहते हैं केरला से 32,000 खवातीन को जबरन इस्लाम उन्होंने कबूल किया, जबरन इस्लाम कबूल करवा के उसके बाद पता नहीं पाकिस्तान से यमन, यमन से शाम, शाम से किधर वो उन्होंने जिहाद में दाइश वाइश के हिस्सा लिया होगा। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग गए हैं, पूरी दुनिया से गए हैं, यूरोप से गए हैं। आपको पता है 9/11 के बाद एक अमेरिकन तालिबान पकड़ा, अमेरिकन नेशनल तालिबान के साथ अमेरिकन तालिबान पकड़ा गया था। जी खवातीन। अब इन्होंने 32,000, अब जनाब वहां पर, मतलब अब आप मुझे बताएं कि लोग सारे केरला के काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में, पूरे गल्फ कंट्रीज में मुसलमान हैं, अक्सरियत मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों को आपने टैग कर दिया कि यहां से मुसलमान जाते हैं और बाहर जाके 32,000, एक हंगामा बापा। उसके बाद जनाब आखिर में एक हंगामा हुआ, उसके बाद ये इंडिया टुडे कह रहा है कि जी हाउ फिल्म, देखिए ना ये वो चीजें हैं, ये मैं इन्हीं को सिर्फ कर रहा हूं। 23वीं स्लाइड देखें, द स्टोरी स्क्रीनिंग कैंसल्ड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, रिलीज डेट, ये ऐसी, ये नफरत भरा, जो नफरत
नफरत भरी स्टोरीज को क्यों दुनिया में, क्यों, एक मकसद क्या है इस वक्त? ये तो बजाय प्यार मोहब्बत। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी केरला स्टोरी प्रोड्यूसर हंगामा हुआ, तो वो उसके बाद उन्होंने 32,000 से उसको 3 कर दिया। अच्छा, लोगों ने कहा 32,000 खवातीन, तो आखिर में टाइम्स ऑफ इंडिया देखें जरा, केरला स्टोरीज मिड कंट्रोवर्सी, प्रोड्यूसर चेंज इंट्रो फ्रॉम 32,000 मिसिंग वुमेन टू 3 वुमेन। 3,000। हाँ नहीं 3 3 women। अच्छा, 3 पहले कह रहे 32,000 औरतें गई थी, फिर उन्होंने कहा नहीं, लोगों ने कहा 32,000 गालियां पड़ी, उन्होंने कहा नहीं 3 औरतें गई थी सिर्फ यहां से। 3 की कहानी। ओ भाई ये कर क्या रहे हैं? मतलब एक होता है ना कि हर जगह फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस को आप बजाय इसकी कि कब उसको जरा संभालें, वो तीली लगा के इसका इंपैक्ट दुनिया पर नहीं, दुनिया पे क्या इंपैक्ट आएगा? इंडिया से अच्छा केरला से जो लोग आते हैं वो गल्फ कंट्रीज में हर जगह लोग सोचेंगे कि यार केरला से फैमिली है, हर 1 मिनट यहां से तो विदाइश के लिए आते हैं। 32,000 शोर हुआ, उसे 3 कर दिया। कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं आप। नहीं मकसद है कि एक फजूल, मतलब जरूरत ही नहीं है ना जी। ये हुआ होगा, हुए होंगे वाकयात, मगर आप क्या कर रहे हैं इस वक्त इस्लाम के उस पर? अच्छा फिर एक तो ये हो गया। तीसरा ये है कि ये अच्छी भी हो सकती थी कॉन्फ्रेंस, इसके यानी सारा फोकस तो वही रहा ना पाकिस्तान में भी कि जी हाथ नहीं मिलाया और नमस्ते किया, और उधर भी ऐसे किया, ठीक है ना। तो वो ऐसे करके उन्होंने आगे से ऐसे किया था, तो क्या करना चाहता, ऐसे करके वो निकल गया आगे, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये कि ये इसको मेरा नहीं ख्याल कि जयशंकर जी को एज अ मेज़बानी करना चाहिए था। चाइना से भी तो मिले ना, दिल पे पत्थर रख के, चाइना के साथ गपशप लगाई खूब। लेकिन वो गिले हमारे बारे में ज्यादा करते हैं हमारे लोग साहब। देखिए ना, चाइना का तो लफ्ज़ नहीं निकलता ना मुंह से, वो तो पहले निकला 2 दफा, उसके बाद असल पंगा तो चाइना से। चाइना ने और पाकिस्तान ने क्या किया कि पीस मेकर जो है ग्रेट पावर, वो जो है वो यहां पे मसले को हल कर पाए। अब मसला ये है कि ये इसमें इसको कैसे अब देखते हैं वो ये देखना है। लेकिन अगले 2 दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के यहां पे मुज़ाकरात होंगे जी। चाइना ने दरमियान में मीडिएट, चाइना इस वक्त कर रहा है क्रेमलिन और जेलेंस्की के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है उसको चाइना ने जरा यानी ठंडा किया। लेकिन वहां जो वैगनर ग्रुप के बॉस हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि मुझे अगर इम्यूनिशन नहीं मिला तो मैं यूक्रेन के कुछ इलाकों से अपने वैगनर ग्रुप को बुला लूंगा 10 मई को। तो वो पहले भी कह चुके हैं। तो लेकिन ये कि ये इस जंग को, ये मतलब अब इसका बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को, इसको कोई ना कोई शेप इस जंग को देनी पड़ेगी। और इससे पहले कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन, ये जो क्रेमलिन पर अटैक हुआ है उसके पीछे जाएं, चाइना ने थोड़ा सा, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें चाइना एक रोल प्ले करेगा। अपने के वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद है जी, पाकिस्तानी उन्हीं, वो इंडिया से पाकिस्तान आए हैं ना, वही बात मैंने की थी ना, हम पहले कर चुके हैं कि वो इंडिया से पाकिस्तान आ गए हैं। बिलावल भी पहुंच जाएंगे और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, और अगले 2 रोज वो यहाँ पे 3 मुल्कों का। और उसमें मेरा ख्याल है कि एक बात हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो जानी चाहिए अब, वो ये है कि अफगान सॉइल, पाकिस्तान सॉइल, वहां तो पाकिस्तान क्या, अफगान सॉइल यहां इस्तेमाल ना हो, वो टोटली टीटीपी शीटीपी, क्योंकि चाइना ने गारंटी, चाइना ने जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें चाइना के साथ बिल्कुल टेररिस्ट ग्रुप में नाम बीएलए, टीटीपी, फलाना ढिमाकना। और फिर उसके बाद हमारे अपने मुल्क में जो स्यापे पड़े हुए हैं, यहां पर भी तो लोग आए हुए हैं ना वहां से भाग के, यहां पर भी तो सोशल अनरेस्ट के नतीजे में और महंगाई के नतीजे में, और ये जो एक अफरा तफरी फैली हुई है उसको हमारे अकाबरीन ने अब बैठ के डिस्कस करना है जी। वो उधर से लचक दिखा दें, ये इधर से दिखा दें, बैठ के मामलात को। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा बेतहाशा बनने जा रहे हैं। ये जो तोशाखाना केस और ये फर्द जुर्म और फिर वो दहशतगर्दी वाले, तो वो तो पता नहीं इतने नहीं, लेकिन ये करप्शन वाले जो फैक्टर हैं वो तो 144 और ये कितने। लेकिन ये जो मुकदमात है ना, ये मुकदमात सीरियस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब की जो टीम है वो इसको स्ट्रांगली लड़ेगी। ये गुफअप जो इसमें हो रहा है, ये हुकूमत की साइड से हुआ है, ये अप्रैल की डेट पे, अब तो इधर से भी हो गया ना, अब तो दोनों तरफ हुकूमत कैसे टूटी, क्या हुआ, वो पार्लियामेंट, इससे आगे निकलना है, वो इससे आगे निकल के और इसको, इस मामले को हल करें। 14 तारीख को तो इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट अगस्त कर लें, आगे पीछे करके जैसे तैसे करके एक दिन अफवाह तफहीम से मसाइल का हल निकालें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।